शहदोल शहर, श्री गंगानगर, राजस्थान। दिन था 9 सितंबर 1973 का। सुबह 7 बजे श्याम सिंह हर रोज की तरह शहर के गुरुद्वारे में साफ सफाई करने और धूप जलाने जा रहा था। गुरुद्वारे के दरवाजे तक पहुंचने पर उन्होंने देखा कि उसका दरवाजा अभी भी बंद था और हर तरफ शांति छाई हुई थी। ये सब देखकर उन्हें लगा कि शायद गुरुद्वारे के अंदर रह रहे केयर टेकर अभी तक सो रहे होंगे। सो उन्होंने बिना ज्यादा सोचे गुरुद्वारे का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर जो था उसे देखने के लिए वो बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, क्योंकि दरवाजा खोलते ही उन्हें अंदर 3 केयर टेकर्स खून में लथपथ उनके ही चारपाई में पड़े हुए दिखे। गुरुद्वारे में मौजूद हर एक चीज जमीन पर बिखरी हुई थी और सारे कमरे के ताले भी टूटे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि मानो वहां कोई तूफान आया हो। ये सीन देखने के बाद श्याम सिंह की रूह कांप गई और वो उल्टे पांव वापस गांव भाग गए। गांव पहुंचने पर उन्होंने सभी गांव वालों को गुरुद्वारे और गुरुद्वारे के केयर टेकर्स की हालत के बारे में बताया, जिसके बाद उनके साथ और कुछ लोग गुरुद्वारे की तरफ गए वहां के केयर टेकर्स की हेल्प करने के लिए। लेकिन शायद तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि उन तीनों में से करतार सिंह ने अब सांसें लेना बंद कर दिया था और बाकी बचे मादा सिंह और वजीर सिंह दर्द में पूरी तरह चीख रहे थे। उन्हें तुरंत लोकल हॉस्पिटल ले जाया गया, पर अनफॉर्चुनेटली मादा सिंह ने भी रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। अब वजीर सिंह ही इकलौता आदमी था जो गांव वालों को बता पाता कि आखिर उनके साथ ये सब कैसे हुआ था। लेकिन वजीर सिंह देख नहीं सकता था, जिसके कारण ही हैड जीरो आइडिया कि ये सब कुछ कैसे और किसने किया था। एक गुरुद्वारे जैसे होली प्लेस में ऐसा कुछ होने के बारे में कोई अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था। इसीलिए अब गांव वाले काफी ज्यादा डर चुके थे और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था इस पॉइंट पर। जब पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन करी तो उन्होंने देखा कि तीनों केयर टेकर्स के कान के ठीक नीचे बहुत बुरी तरह वार किया गया था। और ये देखते ही पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि ऐसा कुछ वो पहली बार देख रहे थे। इससे पहले राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के एरिया में उन्होंने ऑलमोस्ट 70 ऐसे केसेस देखे थे जहां पर विक्टिम्स की जान सेम इसी तरह से ली गई थी, कान के नीचे चोट पहुंचाकर। और ये सारी की सारी किलिंग्स रात के अंधेरे में हुआ करती थी, जिसके कारण वहां के लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। लोग इतने ज्यादा खौफ में थे कि जैसे ही शाम होती थी लोग अपने घरों के अंदर बंद हो जाते थे, और यहाँ तक कि पूरा का पूरा परिवार एक ही कमरे में एक साथ सोया करता था। और गुरुद्वारा में हुई के बारे में जब सब लोगों को पता चला तो ये डर का माहौल और भी ज्यादा बढ़ गया था। जो कोई भी लोगों की इस तरह जान ले रहा था उसे लोकल्स कनपट्टी मार के नाम से जानने लगे थे, विच लिटरली मीन्स द वन हु स्ट्राइक्स बीनीथ द ईयर्स। लेकिन अगेन किसी को भी कोई अंदाजा नहीं था कि ये आदमी कौन था और ये क्यों लोगों की जाने ले रहा था। आज का केस बहुत ही ज्यादा यूनिक है, क्योंकि इसमें कहीं सारे लोगों की मौत हुई थी, लेकिन आप लोगों ने इस केस के बारे में कभी नहीं सुना होगा। ये केस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था उस टाइम पे सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये केस सॉल्व हुआ खुद इसके किलर की वजह से, क्योंकि उस किलर ने खुद ही अपने सारे के सारे क्राइम्स कन्फेस कर दिए थे। दिस इज द केस ऑफ सीरियल किलर कनपट्टी मार। ये वो समय था जब देश को आजाद हुए सिर्फ 5 साल ही हुए थे। इंडिया पाकिस्तान के सेपरेशन के कारण कई फैमिलीज हमेशा के लिए टूट गई थी, जिसके कारण आए दिन दंगे हो रहे थे। गवर्नमेंट पर बहुत सारा फाइनेंशियल बर्डन था और इंडिया को रिफॉर्म करना एक काफी बड़ा चैलेंज साबित होने वाला था। सो ओवरऑल आने वाले टाइम में इंडिया एक बहुत ही वल्नरेबल कंट्री होने वाली थी। इस क्रिटिकल टाइम में इन 1952 जयपुर राजस्थान के रहने वाले एक मिडिल क्लास फैमिली को एक लड़का हुआ, जिसका नाम उन्होंने शंकर प्रजापत रखा। उस समय राजस्थान जैसी जगह में लड़कियों को लेकर कैसे सेंटिमेंट्स है वो तो हम सभी जानते हैं। सो एक मिडिल क्लास फैमिली में एक लड़के का पैदा होना उनके पेरेंट्स के लिए एक वरदान से कम नहीं था। शंकर के माँ बाप ने ये सपना देखा था कि उनका बेटा बड़ा होकर पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनेगा, और इसी चीज के लिए उसके माँ बाप ने उसे एक स्कूल में एनरोल करा ताकि वो अच्छी पढ़ाई लिखाई कर सके। लेकिन बचपन से ही उसकी सोच और उसका बिहेवियर बाकी बच्चों से काफी ज्यादा अलग था, और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसका पढ़ाई से भी मन हटने लग गया था। उसको पढ़ाई से दूर होता हुआ देखकर उसके माँ बाप के जो एक्सपेक्टेशन थे, जो उनकी उम्मीदें थी, वो सारी की सारी टूटने लगी थी उससे, और धीरे धीरे उनका बिहेवियर शंकर की तरफ चेंज होने लगा था। उन्हें इतना समझ था कि शंकर पढ़ाई लिखाई नहीं करने वाला है, इसीलिए उन्होंने उसके ऊपर पैसे खर्च करना भी बंद कर दिया था। They basically told him to survive on his own because he did not want to study। और इसी वजह से अब शंकर उसकी डेली नीड्स पूरी करने के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए उसे ना तो एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे, ना ही उसे सपोर्ट मिलता था। शंकर अभी भी अपने माँ बाप के साथ ही रह रहा था, लेकिन एक तरीके से उसके माँ बाप ने शंकर के ऊपर से अपना हाथ उठा लिया था, और जब अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए उसके पास पैसे नहीं रहते थे तब वो अपने पड़ोस में छोटी मोटी चोरियां करा करता था। एंड टू बी ऑनेस्ट आई हैव सीन सो मेनी पीपल जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, सो दे ट्राई व्हाटएवर दे कैन टू सर्वाइव एंड विल। पर अगर तुम लोग के पास अपना खुद का एक्स्ट्रा पैसा है तो आई हैव समथिंग फॉर यू, जहां पे तुम लोग अपना बचा हुआ पैसा कहीं पे लगा सकते हो और फन के लिए खेल सकते हो तुम लोग इस स्ट्रैट से। यू कैन अर्न समथिंग विद दिस, और ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी मैंने तुम्हें नीचे पिन कमेंट में समझा रखी है। हर एक डिटेल, हर एक स्टेप कैसे करना है ये चीज जानने के लिए तुम लोग नीचे पिन कमेंट में क्लिक करो, एंड वहां पे तुम्हारे सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें मिल जाएंगे। सो गो चेक इट आउट। बट इन दिस देयर इज नो नीड टू आस्क अदर पीपल फॉर मनी। सो तुम लोग के पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है एंड अगर तुम लोग एक ओल्ड रिस्पांसिबल प्लेयर हो, देन गो चेक आउट माय लिंक इन द पिन कमेंट।
अकॉर्डिंग टू हिज नेबर्स, वो मंदिरों में चोरी छुपे घुसकर डोनेशन बॉक्स से पैसे चुराता था। यहाँ तक कि लोगों के घरों में घुसकर रोटियां तक चुराया करता था वो। कई बार लोगों ने उससे पकड़ा और मारा भी था, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं लेता था। शंकर को उसके माँ बाप ने ऑलरेडी एक फेलियर कंसिडर कर लिया था, जिसके बाद उन्हें उसके ऊपर एक भी पैसा खर्च करना वेस्ट लगता था। अगर उसके माँ बाप शंकर को उसके फ्लॉस के साथ एक्सेप्ट कर लेते और उसकी नीड्स का ख्याल रखते तो उसे चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और उसकी हरकतों के कारण, उसकी चोरियों के कारण सोसाइटी ने उसे एक क्रिमिनल का टैग लगा दिया था। एंड अकॉर्डिंग टू द लेबलिंग थ्योरी ऑफ क्राइम, अगर किसी को सोसाइटी में एक क्रिमिनल का दर्जा दिया जाता है तो उसके आगे बढ़कर क्राइम करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली शंकर के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। अब जयपुर में रहते हुए अपने नेबर्स के बीच में शंकर की काफी ज्यादा बैड रेपुटेशन बन गई थी, जिस चीज के कारण उसके परिवार का जीना मुश्किल हो रहा था वहां। इसीलिए शंकर और उसका परिवार जयपुर छोड़कर 1970s की शुरुआत में राजस्थान के श्रीकरणपुर में शिफ्ट हो गए। अब शंकर 18 साल से ऊपर का हो चुका था और उसके घर वालों को लगा कि नई जगह आने के बाद और अपनी पिछली गलतियों से सीखकर शंकर अब चोरी करना बंद कर देगा। लेकिन ये सिर्फ उनकी एक गलतफहमी थी, क्योंकि यहाँ शिफ्ट होने के बाद भी शंकर की चोरी की आदत नहीं गई। वो अक्सर यहाँ भी चोरी के मामले में अरेस्ट हुआ करता था और वहां से वो छूट भी जाता था। यहाँ पर भी वो पड़ोसियों के बीच में काफी ज्यादा बदनाम हो गया था, जिसके कारण पड़ोसी शंकर और उसके पेरेंट्स से काफी ज्यादा झगड़े करा करते थे। इसीलिए कुछ समय करणपुर में बिताने के बाद उसने ये जगह छोड़ दी और अब वो मजदूरी करने लगा था। शंकर का ये डिसीजन उसकी खुद की चॉइस से ज्यादा उसकी मजबूरी थी, क्योंकि अब उसकी हरकतों के कारण सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स का भी जीना मुश्किल हो गया था। शंकर और उसके पेरेंट्स के बीच का रिश्ता अब पूरी तरह बिगड़ चुका था और अब कोई भी उसके साथ नहीं रहना चाहता था। इवन शंकर को भी अपने माँ बाप से अब कोई खास अटैचमेंट नहीं थी, इसलिए वहां से निकलने का डिसीजन उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। पर शंकर के घर छोड़ने के कुछ टाइम बाद ही अचानक खबर आई कि करणपुर के 2 घरों में 5 लोगों की मौत हो गई थी। उन 5 लोगों के सर पर किसी भारी वेपन से वार किया गया था, जिसके कारण उनकी मौत हुई थी। सो दिस थिंग कंफर्म कि उन 5 का किसी ने किया था। लेकिन पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान यहाँ पे कोई भी एविडेंस नहीं मिल पाया, जिसके कारण ये एक कोल्ड केस हो गया था। एंड अगेन गाइस, रिमेंबर द टाइमलाइन, हम लोग किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। उस टाइम पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी इंडिया में, तो इसीलिए इवन दो यहाँ पे लोग हुआ था वो भी बहुत ज्यादा बेरहमी से, कोई एविडेंस ना मिल पाने पर पुलिस वालों ने अपने रिसोर्सेज कहीं और पर यूज करे। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसे ही सिमिलर केसेस राजस्थान के और भी एरिया से आने लगे थे, जहाँ पे लोगों के कान के नीचे चोट हुआ करती थी। इसके अलावा इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह थी कि इन का या फिर इन का एक दूसरे के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं था। पुलिस के पास अब इन मर्डर्स को लेकर कोई भी एविडेंस, कोई भी प्रूफ या फिर कोई भी विटनेस नहीं था। लेकिन एक बात तो यहाँ पे क्लियर थी कि ये सारे के सारे एक ही इंसान ने करे थे। ये अब सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित नहीं थे, क्योंकि अब ऐसे केसेस हरियाणा और पंजाब से भी आने लगे थे और लोगों के बीच खौफ का माहौल था उस समय। एंड रिमेंबर 1970s का ये वो समय था जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन इतनी ज्यादा थी कि ये चीज कभी भी वॉर की तरफ लीड कर सकती थी। पर एक तरफ जहां पूरा देश पाकिस्तान को लेकर वरिड था, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में ये किलिंग्स बढ़ते ही जा रहे थे। वॉर की सिचुएशन के कारण इन केसेस पर उतना ध्यान भी नहीं दिया जा रहा था, जिसकी वजह से 1971 से लेकर 1973 के बीच 72 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। और लोग इन किलिंग्स की इतनी ज्यादा बातें करने लगे थे कि उन्होंने इस सीरियल किलर को नाम भी दे दिया था, और वो था कनपट्टी मार। नाउ ये सारे के सारे रात के समय पे हो रहे थे, जिसकी वजह से किसी ने भी कनपट्टी मार का चेहरा नहीं देखा था। डर के माहौल की वजह से सभी लोगों ने रात में अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया था, और गर्मियों में भी लोग साथ में चिपक के सोया करते थे एक ही कमरे में। जैसे ही सूरज ढलता था, लोग अपने घरों में दुबक जाते थे, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि कनपट्टी मार का नेक्स्ट शिकार कौन होगा। यहाँ तक कि लोगों में यह भी अफवाह थी उस समय पर कि ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि एक भूत का है। लेकिन जिन भी लोगों ने कनपट्टी मार के अटैक को सर्वाइव करा था, उनका कहना था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि एक दुबला पतला आदमी था जो कि कंबल ओढ़कर वहां आता था। और जैसे ही ये बात सर्वाइवर्स ने बताई, वहां पे ये बात आग की तरह फैलने लगी थी, जिसके बाद गांव में या फिर किसी भी छोटे मोटे शहर में अगर कोई भी इंसान दिखता रात के समय स्पेशली जिसने कंबल ओढ़ी होती थी, तो सभी लोग उसे देखकर वहां से भाग जाते थे। नाउ टाइम पीरियड में टोटल इस टाइम पीरियड में कनपट्टी मार ने अभी तक 68 से ज्यादा लोग कर दी थी, और पुलिस वालों को अगेन ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा था जिससे वो कनपट्टी मार तक पहुंच सके। पर इस कहानी में एक मोड़ तब आया जब 9 सितंबर 1973 को शाहदुल शहर के गुरुद्वारे में सो रहे 3 केयरटेकर्स के ऊपर रात के अंधेरे में जानलेवा हमला हो गया था, जिसमें 2 केयरटेकर्स की मौत हो गई थी। इन तीनों को भी कान के नीचे मारा गया था, जिससे ये बात तो साफ थी कि उस रात वहां कनपट्टी मार आया था। जब घर वालों को इस मामले के बारे में पता चला, तब उन्होंने शाहदुल शहर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई।
इस खबर को सुनने के बाद वहां के आसपास के लोगों को, स्पेशली सिख कम्युनिटी के अंदर डर तो बैठ गया था, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा एंगर भी था, क्योंकि गुरुद्वारे जैसे पवित्र जगह में ऐसा हीनस क्राइम हुआ था। इसलिए बढ़ते प्रेशर को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने कनपट्टी मार के केस को टॉप प्रायोरिटी बना दिया था और श्री गंगानगर के एसपी श्याम प्रताप सिंह ने इस मामले में लोकल पुलिस के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। एफआईआर दर्ज होते ही एसपी श्याम प्रताप शाहदुल या फिर शहदुल शहर गुरुद्वारे पर पहुंचे और क्राइम सीन को एग्जामिन करना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरे गुरुद्वारे में फोर्स एंट्री के मल्टीपल साइंस थे, सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था और सारे लॉक्स भी टूटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कनपट्टी मार वहां सिर्फ उन तीनों को मारने नहीं आया है, बल्कि सामान चुराने भी आया था। क्राइम सीन एग्जामिनेशन में पुलिस को एक अननोन पर्सन के प्रिंट्स मिले। बिखरे हुए सामान में पड़े हुए एक टिन बॉक्स पे ब्लडी फिंगरप्रिंट्स के निशान थे और पूरे गुरुद्वारे के फ्लोर में उसी पर्सन के खून में सने हुए फुटप्रिंट के भी निशान थे। पुलिस ने यहाँ मिले सारे एविडेंसेस को सिक्योर करा और जयपुर के फिंगरप्रिंट ब्यूरो में फर्दर एनालिसिस के लिए ये सब कुछ भेज दिया गया था। नाउ 1970s में इंडिया में सर्वेलेंस या फिर फॉरेंसिक ब्यूरो ऐसी चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट नहीं करा गया था। सो दिस वाज वन ऑफ द रेयरेस्ट केसेस जिसमें शुरुआत में एक फॉरेंसिक एविडेंस को यूज करा गया था, बट स्टिल इट डिड नॉट अमाउंट टू एनीथिंग, क्योंकि अगेन उस टाइम पे फॉरेंसिक एनालिसिस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था इंडिया में। इसीलिए पुलिस वालों को ऑर्थोडॉक्स तरीकों पर रिलाय करना पड़ रहा था और केस की प्रोग्रेस में इसी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही थी। पर एक दिन अचानक शहदुल शहर के एक आदमी ने पुलिस वालों को बताया कि उसने एक अनजान आदमी को 9 सितंबर को, उस समय उसने एक अनजान आदमी को रेलवे स्टेशन की पटरी पर शहदुल शहर की तरफ बढ़ते हुए देखा था। एंड अकॉर्डिंग टू दैट गाय, वो आदमी वहां का रहने वाला था ही नहीं, क्योंकि एक छोटा सा टाउन था और यहाँ पे सभी लोग एक दूसरे को जानते थे पहले से। इस बात को ध्यान में रखते हुए एसपी श्याम प्रताप ने असिस्टेंट स्टेशन मास्टर बलदेव राज बंसल से पूछताछ की तो पता चला कि उस दिन सुबह शहदुल शहर से पंजाब के भटिंडा के लिए एक टिकट काटी थी उस इंसान ने। इस इन्फो से पुलिस को यकीन हो गया था कि जिस किसी ने भी गुरुद्वारे में लोगों को मारा था उसका भटिंडा से जरूर कोई कनेक्शन था, क्योंकि उन दिनों भटिंडा में भी कई केस हुए थे जिनमें विक्टिम्स के कान के नीचे वार किया गया था। और भटिंडा जैसे बड़े शहर में एक कातिल को ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। एंड क्योंकि ये मामला अलग अलग स्टेट का था तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब की पुलिस का आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा था, उनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं था, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। और क्राइम स्कोप इतना ज्यादा बड़ा था कि किलर को पिन पॉइंट करना घास में सुई ढूंढने जैसा हो गया था उस समय। लॉ एनफोर्समेंट में उस समय पर इतने कोई मेथड या फिर इतने लोग ही नहीं थे कि इतने बड़े स्कोप में, इतने बड़े एरिया में एक आदमी को ढूंढा जा सके। लेकिन फिर एसपी श्याम प्रताप ने अपने ट्रेडिशनल मेथड्स आजमाए और उन्होंने उन सारे सर्वाइवर्स को बुलाया जो कि कनपट्टी मार से बच चुके थे। सभी को अलग अलग कमरे में बिठाया गया, सबसे स्टेटमेंट लिया गया और अलग अलग स्केच आर्टिस्ट को बुलाकर कनपट्टी मार का स्केच तैयार किया गया। और हैरानी की बात यह थी कि सभी के स्केचेस लगभग आपस में मैच कर रहे थे। फाइनली प्रोफेशनल स्केच आर्टिस्ट को सारे स्केचेस देकर एक फाइनल स्केच तैयार किया गया और इसे तीनों स्टेट के सारे पुलिस स्टेशन में भेज दिया गया था। अब इन्वेस्टिगेशन के एरिया को नैरो डाउन करके सिर्फ उन्हीं जगहों पर फोकस किया गया जहां पहले भी ये हो चुके थे। नाउ ये चीज मत सोचना कि अब क्योंकि कनपट्टी मार का स्केच बन गया था तो ये केस एकदम से रिजॉल्व हो गया था। महीनों तक इस केस में इन्वेस्टिगेशन चली थी एंड पुलिस दे वर ऑलमोस्ट लूजिंग होप। लेकिन फिर अचानक से एक दिन उन्हें खबर आई कि स्केच में दिखने जैसा आदमी दिखा था लोगों को और ये आदमी भटिंडा के एक रेलवे स्टेशन पर देखा गया था। एसपी श्याम सिंह बिना देर किए अपनी टीम के साथ भटिंडा रेलवे स्टेशन पहुंचे और कड़ी मेहनत के बाद 3 जुलाई 1974 को भटिंडा रेलवे स्टेशन में रतन लाल नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। रतन लाल भटिंडा में रिक्शा चलाया करता था। पुलिस ने उसे अपनी कस्टडी में ले लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी थी। पुलिस के उसके ऊपर का शक यकीन में तब बदला जब शाहदुल शहर के एक जमींदार ने सामने आकर पुलिस को बताया कि रतन लाल 1 साल पहले उसके खेत पर मजदूरी करता था, लेकिन उसके चोरी करने की वजह से उसे मार पीट कर वहां से भगा दिया गया था। फर्दर पूछताछ में पता चला कि रतन लाल राजस्थान के श्री करणपुर शहर के थेड़ी मोहल्ले में रामदेव मंदिर के पास रहने वाला था। ऐसे में जब पुलिस ने श्री करणपुर में इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि कुछ साल पहले इस मोहल्ले में 5 लोगों का उनके कान के नीचे वार करने की वजह से हुआ था। जब पुलिस वालों ने इस बारे में रतन लाल से बातचीत करी तो उसने जो कुछ भी पुलिस को बताया उसे सुनकर पुलिस वालों के होश उड़ गए थे। उसने पुलिस को बताया कि मैं अब तक 5 या 10 नहीं बल्कि 72 कर चुका हूं और अटैक्स तो इससे भी ज्यादा लोगों पर किया था मैंने, पर उनमें से कुछ बच निकले। रतनलाल ने यह भी चीज बताई कि कई सारी रिपोर्ट्स तो पुलिस वालों के पास तक भी नहीं पहुंची थी। उसने पुलिस वालों को यह भी बताया कि वो किसी एक वेपन से लोगों को नहीं मारता था, उसके हाथ में जो कुछ भी आता था उसे यूज करके वो लोगों पर वार करा करता था, जिसके बाद लोग नीचे गिर जाते थे और उनके मुंह और नाक से खून निकलने लगता था। थोड़ी देर वो लोग तड़पते थे और उसके बाद उनका दम घुट जाता था। और जब ये शॉकिंग बात गवर्नमेंट तक पहुंची तो उन्होंने ये मामला सीआईडी को सौंप दिया। जब वो रतनलाल को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए श्री करणपुर लेकर पहुंचे तब वहां पहुंचते ही करणपुर के लोगों ने रतनलाल को तुरंत पहचान लिया, क्योंकि रतनलाल और कोई नहीं बल्कि उनका पुराना पड़ोसी शंकर ही था, जो सालों पहले वहां छोटी मोटी चोरियां किया करता था।
एक आई विटनेस का कहना था कि जब श्री करणपुर में पुलिस ने रतन लाल उर्फ शंकर से पूछा कि बता यहाँ किसे किसे और कैसे मारा था तूने, तो इस पर शंकर ने हंसते हुए बोला, एक बार मेरे हाथ पैर खोल दो, उसके बाद मैं बताता हूँ कि मैंने किसको कैसे कैसे मारा था। उसकी ये बात सुनकर वहां खड़े लोगों की रूह कांप गई थी, क्योंकि वो अभी भी इतना ज्यादा एरोगेंट था। आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस उसे लेकर शाहदुर शहर के थाने में पहुंची और वहां से गुरुद्वारा सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था, जहां शंकर ने 2 लोगों को मारा था। गुरुद्वारे पहुंचने के बाद पुलिस की पूछताछ में शंकर ने बताया कि कैसे वो गुरुद्वारा के अंदर घुसा, वहां चोरी की और वहां मौजूद 3 केयरटेकर्स को उसने कैसे मारा। लेकिन उसने ये बड़ी डिसअपॉइंटमेंट के साथ कहा कि वहां उसे गुरुद्वारे में उसे सिर्फ 19 रुपए मिले थे। गुरुद्वारे में ये सारा क्राइम करने के बाद उसने वहीं गुरुद्वारे के पौंड से अपने आप को साफ करा, वहां के पौंड के पानी से अपने आप को साफ करा और इसके बाद नहा धोकर वो रेलवे स्टेशन निकल गया था। इन सभी एविडेंसेस और स्टेटमेंट्स को कंपाइल किया गया और उसके बाद ये केस हनुमानगढ़ के लोअर कोर्ट में पहुंच गया था। एंड उस टाइम पर शंकर का केस लेने के लिए कोई भी लॉयर तैयार नहीं था, पर फाइनली न्यूली अपॉइंटेड एडवोकेट मणि राम जलप उसका केस लेने के लिए तैयार हुए। मणि राम ने अपने इंटरव्यू में बताया कि कुछ लोगों ने उनसे उसका केस लेने के लिए रिक्वेस्ट करा था एंड सिंस वो नए नए लॉयर बने थे तो उन्होंने इसी वजह से उसका केस लिया था। मणि राम ने ये चीज भी बताई कि जब वो पहली बारी शंकर से मिले थे तो उसने खुद उन्हें बताया था कि कैसे वो लोगों को पैसे के लिए मारा करता था। पहले तो वो काम करा करता था, लेकिन जैसे ही उसे रुपयों पैसों की जरूरत पड़ती थी तो वो किसी भी इंसान के घर के अंदर घुसकर उन्हें मार देता था। फिर वो वहां से पैसे लेकर जेवरात लेकर वहां से बिना कोई एविडेंस छोड़े भाग जाया करता था। शंकर ने उन्हें एक और इंटरेस्टिंग चीज ये भी बताई कि हर इंसान को मारने के बाद वो हमेशा हरिद्वार गंगा में नहाने जाया करता था ताकि वो अपने पाप धो सके। मणि राम ने अपने इंटरव्यू में फर्दर बताया कि जब ये ट्रायल श्री गंगानगर सेशन कोर्ट में पहुंचा और उन्होंने उसके डिफेंस में प्रोसीडिंग शुरू की, तब तक शंकर ने कोर्ट में अपने सारे क्राइम्स एडमिट कर दिए थे। शंकर का कहना था कि वो पुलिस वालों का नहीं सह पा रहा था, इसीलिए उसने सारे क्राइम्स एडमिट कर लिए थे। श्री गंगानगर सेशन कोर्ट में ट्रायल चला और शंकर के कन्फेशन के बाद फाइनली उसे 27 जून 1975 को फांसी की सजा सुनाई गई। पर अपनी फांसी की सजा कम करने के लिए शंकर ने राजस्थान हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन वहां से भी उसे 5 मई 1976 को फांसी की सजा सुना दी गई थी। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन वहां से भी उसे फांसी की सजा सुना दी गई थी और जब उसे कोई भी रास्ता नहीं दिखा तो उसने प्रेसिडेंट को लेटर लिखा कि उसकी सजा कम कर दे, लेकिन उन्होंने भी उसकी सजा को, उसकी अपील को डिनाई कर दिया था। और जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि आजकल केसेस में क्या होता है कि सजा मिलने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, कभी कभी महीने, कभी कभी तो सालों भी लग जाते हैं। ज्यादातर केसेस में सालों लग जाते हैं, लेकिन ये एक इतना स्पेशल केस है क्योंकि इसमें इतना बड़ा क्राइम होता है और पूरी इंडिया डरी हुई थी उस समय पे, तो इस केस में हर एक चीज बहुत ज्यादा जल्दी हो रही थी और शंकर की सजा 5-6 महीने में ही उसे बता दी गई थी और फाइनल हो गई थी। लेकिन फाइनली 16 मई 1976 को उसे जयपुर में फांसी दे दी गई। फांसी से पहले उसके आखिरी वर्ड ये थे, मैंने बेवजह कई लोगों की हत्या कर दी, अब कोई मेरे जैसा मत बनना। कनपट्टी मार शंकर ने लोगों के जहन में इतनी गहरी छाप छोड़ दी थी कि उसके मरने के कुछ सालों बाद तक राजस्थान के कई इलाकों में उसका खौफ जारी था। अब जब आप लोग शंकर के बारे में इतना सब कुछ जान ही चुके हो, इतना सब कुछ सुन ही चुके हो, तो आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि क्या वो लोगों को सिर्फ पैसों के लिए मारा करता था? एंड इसका जवाब है नहीं। इन्वेस्टिगेशन में शंकर ने पुलिस वालों को यह भी बताया था कि उसे लोगों की चीखने की आवाजें बहुत ज्यादा पसंद थी। वो एक एडिक्ट बन चुका था और उसका नशा था, ये चीज लोगों की जान लेना उसके लिए नशा था। उसने पुलिस वालों को यह भी बताया था कि जब वो लोगों को मारता था तो जो उनकी चीखें होती थी उसे वो एक गाने की तरह लगती थी और वो किसी भी आदमी को बिना रीजन के ही मार देता था जो भी उसे पहले दिखता था बस। लेकिन उसे मरते हुए इस चीज का पछतावा था कि उसने इतने सारे लोगों को बिना किसी रीजन के मारा था। शंकर का बचपन उसके इस साइकोटिक बिहेवियर को डेवलप करने के पीछे का एक काफी बड़ा रीजन था उसका उसके माँ बाप से प्यार नहीं मिलना और सोसाइटी का उसे एक क्रिमिनल के रूप में देखना। वो कारण बने जो बाद में जाकर 70+ से भी ज्यादा लोगों की मौत की वजह बनने वाले थे। So this was the story of Kanpatti Mar Shankar Arya and this case is also considered India's most speedy trial, जहां एक सीरियल किलर को जस्टिस तक इतने जल्दी पहुंचा दिया गया था। But do you guys think कि कनपट्टी मार जैसे अगर सीरियल किलर आज की दुनिया में होते, आज के जमाने में होते, तो वो इतने सारे खून कर पाते, या फिर वो इतने ज्यादा खून करने के बाद भी आजकल के अगर सिस्टम में वो फंसा होता तो बस लूप होल की वजह से बाहर निकल जाता? डू लेट मी नो दिस थिंग इन द कमेंट सेक्शन एंड कमेंट सेक्शन में दोबारा से अगर तुम एक एक्सपीरियंस्ड ओल्ड प्लेयर हो एंड अगर तुम्हें एक नई स्ट्रेटेजी जाननी है अपने पैसे लगाने के लिए, खेलने के लिए, देन डू चेक माय पिन्ड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगेन। बट विद दैट ये केस अभी यहीं पे समाप्त होता है एंड आई होप दैट यू गाइस आर happy and healthy. Please be close to your loved ones, guys, and I'll see you very, very soon. Bye bye.